तो साथियों जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम लोग आरपीएफ एसआई के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। तो ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था कि यहाँ पर किया था कि एक से लेकर मतलब यहाँ पर एक से लेकर 10 तक के सभी जो प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोगों ने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया है। तो अब आप लोग क्या करना है, 11 से लेकर 15 तक के सभी प्रैक्टिस सेट का हम लोग यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए आपको रिवीजन यहाँ पे कराते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से प्रश्नों को हम पढ़ते हैं धीरे धीरे। ठीक है ना। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि प्रख्यात समाज सुधारक, हमारे जो प्रख्यात समाज सुधारक, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी। तो ये आपको हो जाएगा संस्कृत भाषा की थी। ठीक है ना। अब देखिए संस्कृत की विदुषी महिला थी, मतलब अगर कोई पुरुष होता है तो उसको विद्वान कहते हैं, अगर कोई महिला होती है उसको विदुषी कहते हैं। ठीक। अब देखिए क्या क्या थी ये समाज सुधारक थी, इनका जन्म कब होता है, 23 अप्रैल 1858 को होता है। ठीक है ना। तो ये केनरा जिला में होता है, कहाँ पर, केनरा जिला में होता है, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, इसके अलावा रिवाइज करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा और चीज़ें देख लेंगे। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को लेकर कार्य किया। क्या किया, इन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लेकर काम किया। बम्बई में शारदा सदन की स्थापना की, क्या की, बम्बई में क्या की, शारदा सदन की स्थापना की। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने कैंसर ए हिंद, मतलब कैंसर ए हिंद उपाधि दी इन्हें। ठीक है ना, ब्रिटिश सरकार ने दी थी, कब दी थी, 1919 ईस्वी में दी थी। बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था, कौन से धर्म को, ईसाई धर्म को अपना लिया था। ठीक। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो मद्रास में जो वेद समाज की स्थापना हुई थी वो 1864 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1864 ईस्वी में हुई थी। वेद समाज जो होता है हमारा मद्रास चेन्नई में हुआ था 1864 ईस्वी में। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से श्री धरलू नायडू ने की थी। और दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज आपका यहाँ पर हो जाएगा। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में होती है और बम्बई दादोबा पांडुरंग दुर्गाराम मेहता और उनके साथियों द्वारा किया जाता है। ठीक। चलिए आगे चलते, आगे देखिए, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, आपको ये बताना। तो जीके गोखले थे, 1905 ईस्वी, महाराष्ट्र। ठीक है, सत्यशोधक समाज के सुधारक थे कौन, ज्योतिबा फुले। और अगर मैं बात करूँ स्थापना की बात करें तो इंडिया होम रूल सोसाइटी जो कि इंग्लैंड में है, इसकी स्थापना होती है 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग तो 1907 यानी तारक दास कैलिफोर्निया यूएसए में होती है। और 1922 में 42 में राम बिहारी बोस जापान में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था। अब देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ना, इसका अधिवेशन तो हुए थे, लेकिन इससे आपके एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक। तो यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है वो कहाँ किया जाता है, वो आपका होता है पटना में। ध्यान दीजिए, जो प्रथम अधिवेशन होता है वो पटना में होता है। अगर मैं इसकी स्थापना की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये पूछा था 28 दिसंबर 1895 में इसकी स्थापना होती है। अगर मैं बात करूं जो फर्स्ट अधिवेशन होता है वो बॉम्बे में होता है और पहले कहाँ, पुणे में आयोजित होता है। ठीक है ना। अगर ध्यान दीजिएगा इसमें जो प्रतिनिधि थे 72 प्रतिनिधि, संस्थापक एस ओ ह्यूम थे। और इंडियन नेशनल यूनियन दादा भाई नौरोजी कहने पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम हो गया। ठीक है ना। और जो फर्स्ट सेशन था, जो फर्स्ट हमारे अधिवेशन था, उसके जो अध्यक्ष या चेयरमैन थे वो कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ये याद कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न देखिए, भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी को इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी, तो कलकत्ता अधिवेशन में की थी, 1906 ईस्वी में की थी। ठीक। स्वराज लक्ष्य, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा,
इसे किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। और 1929 ईस्वी में त्योहार सीजन आता, लाहौर सीजन में अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज की से मांग होती है। ठीक। अगर मैं बॉम्बे अधिवेशन की बात करूं 1889 ईस्वी में, इसके अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेडनबर्ग थे। और पहली बार महिलाओं ने इसमें भाग लिया था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे प्रश्नों को पढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, और इन सब प्रश्नों का आप लोग रिवीजन करना, अच्छी तरीके से करना है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया? मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें प्रथम बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1911 का कोलकाता अधिवेशन जो था, इसमें फर्स्ट बार राष्ट्रगान गाया गया। राष्ट्रगान की बात करें तो हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन है। इसमें बात करेंगे तो इसका जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रगान के अध्यक्ष मिशन नारायण धर थे, विशन नारायण धर। और इसकी रचना कौन करते हैं? रविंद्रनाथ टैगोर करते हैं। और इसमें गायन की जो अवधि होती है 52 सेकंड के लिए हम लोग इसको गाते हैं। अगर राष्ट्रगीत की बात करें तो 1896 में आता है, जो क्या है हमारा वंदे मातरम। और ये कलकत्ता में गाया गया था। किसके द्वारा? ध्यान दीजिएगा, गाया गया था रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा। किसके द्वारा? रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा गाया गया था। अब देखेंगे और 24 जनवरी 1950 को। अब 1907 में क्या होता है? हमारा आ जाता है सूरत अधिवेशन। ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। और अध्यक्ष इसमें कौन होते हैं? राजबिहारी घोष होते हैं। ठीक। अगर कांग्रेस के विभाजन की बात करते हैं तो गरम दल और नरम दल में बटा हुआ था। ठीक। अब देखिए अगर मैं बात करूं 1916 में लखनऊ अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजमूदार थे। अगर गरम दल और का नरम दल का विलय हो जाता है, जिसमें गांधी जी ने भाग लिया। ठीक है ना। गांधी जी से राजकुमार शुक्ल मुलाकात करते हैं, चंपारण किसान थे ये। ठीक। वहाँ पर जो नील की खेती होती थी ना, उसके लिए यहाँ पर ये गए थे। और क्योंकि नील की खेती ऐसी थी ना जो कि आपके पूरे खेत को क्या कर देती थी? बर्बाद कर देती थी। तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन होता है। इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनती हैं एनी बेसेंट बनती हैं। और 1925 में कानपुर का अधिवेशन होता है, जो कि भारतीय अध्यक्ष इसमें कौन थी? सरोजिनी नायडू आपका हो जाएगा। ठीक। चलिए किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? तो आपको किस में हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा? देखिए 1905 में क्या होता है? मसौदा समिति आती है 19 जुलाई 2005 को। ठीक। क्या आता है? मसौदा समिति आती है। कब आती है? 19 जुलाई 1905 को। 1907 में इसकी घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 को। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में विरोध होता है और स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। वंदे मातरम आंदोलन होता है। ठीक है ना। ये आप याद कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। आगे देखिए, आगे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रधान होता है। अध्यक्ष नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है। युद्ध शांति घोषणा ही राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो आपको सीधा सीधा जवाब दे देना है, हमारा जो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। निर्वाचन मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, का गठन कौन करता है? तो निर्वाचन मंडल आर्टिकल 54 में दिया गया है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। और संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित जो सदस्य हैं ना, वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब की जाती है? तो आर्टिकल 56 में आपका दिया हुआ है। और जिस दिन वह पदभार ग्रहण करते हैं उसी दिन से आपका हो जाएगा। ठीक। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। कार्यकाल इसका 5 वर्ष तक होता है पद ग्रहण के दिन से। त्यागपत्र उपराष्ट्रपति और 5 यानी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का होता है। ध्यान दीजिएगा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में
होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। आर्टिकल 71 में दिया गया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति आपका हो जाएगा। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। और ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए, भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति आपका होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति आपका होता है। आर्टिकल 63 में भारत उपराष्ट्रपति बना और आर्टिकल 64 में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, आर्टिकल 66 का फर्स्ट में, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की धारशिला यानी आधारशिला यहाँ पर हो जाएगा रखी है? तो उत्तर प्रदेश में संभल जिले में रखी है। आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है? तो उत्तर प्रदेश आपका हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो किसको किया गया है? गुलजार को किया गया, ये उर्दू कवि हैं। और जगत गुरु रामभद्राचार्य को किया गया, ये संस्कृत के विद्वान थे, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। और ए और बी दोनों को किया गया, ये आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। तो आगे चलिए, अगला देखिए प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, इसको आप कर लीजिएगा। उद्देश्य ध्यान दीजिएगा, उद्देश्य शिल्पकारों एवं कारीगरों की मदद से किया गया, ठीक। चलिए आगे चलेंगे, किस राज्य में कोमरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तो तेलंगाना में आपका हो जाएगा, सिद्दीपेट जिले में आपका हो जाएगी इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 25,000 रुपये कर दिया गया, ठीक। अगला प्रश्न, पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो आपका क्या हो जाएगा? असम आपका हो जाएगा, असम आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। 125 फीट है, इसकी न्यू 2022 में रखी जाती है रामनाथ कोविंद के द्वारा, उस समय जो राष्ट्रपति थे। और इसका निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वनजी सुतार के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राम वनजी सुतार के द्वारा होता है, ठीक। ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे देखेंगे, किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? तो किसमें? उत्तराखंड में पेश किया गया, किसमें? उत्तराखंड में पेश किया गया। आगे चलेंगे, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? नंद किशोर यादव को चुना गया। किसे? नंद किशोर यादव को चुना गया। विधानसभा आर्टिकल 170 आपका हो जाएगा। कंपोजिशन मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60 आपके हो जाएंगे। अपवाद गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुदुचेरी आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? आपको ये बताना है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा काकरापार पर। कहाँ? काकरापार गुजरात में आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, कुडनकुलम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में। भारत में 22 परमाणु रिएक्टर आपको हो जाएंगे। संचालन इसका NPCIL करता है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करता है। और नरोरा कहाँ है? यूपी के बुलंदशहर में आपका हो जाएगा। और रावत भाटा कहाँ हो जाएगा? राजस्थान के तारापुर, महाराष्ट्र, ठीक है ना। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और कलपक्कम तमिलनाडु में आपका हो जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे,
निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता? ऐसा कौन सा खनिज है जो छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता? तो क्या हो जाएगा? सोना आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोना यानी गोल्ड आपका हो जाएगा। छोटा नागपुर का विस्तार झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार। अभ्रक की बात करेंगे बॉक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह, क्रोमाइट और कोयला आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? तो आपका क्या हो जाएगा? सिंचाई में पानी का प्रयोग। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। कीटनाशकों का प्रयोग। ठीक, मतलब भूजल स्तर का ह्रास, मृदा की गुणवत्ता में गिरावट और बढ़ती हुई इनपुट लागत। ये आपका तीनों आपका हो जाएगा। एक और तीन आपका तीनों हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए DDS अठवाल को भारत में ध्यान दीजिएगा, भारत में किसका जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, इसको ज़रूर कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा। कुछ प्रश्न आपके लिए होंगे, रिवीजन नहीं है, इसमें नहीं है। तो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा देवी सरस्वती की पूजा करने के लिए घूमर नृत्य शैली को विकसित किया गया था? तो भील जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। 2011 की जनगणना, भारत में सबसे बड़ा आदिवासी समूह आपका हो जाएगा भील जनजाति। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। और कर्म नृत्य गोंड की बात करेंगे, सहरिया लहंगी नृत्य और गुर्जर चरी नृत्य करते हैं। ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, झूमर नृत्य की बात करेंगे तो ये असम में होता है, चाय बागानों में महिला करती हैं। और पुंग चोलोम की बात करेंगे मणिपुर में होता है। अगर नाटी की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में। और जट जाटिन की बात करें तो उत्तर प्रदेश बिहार में। और कालबेलिया की बात करें तो राजस्थान में। और जवारा की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपका होता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा लोक नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है? तो डांडिया रास। कौन सा? डांडिया रास। ये गुजरात में बहुत ज़्यादा होता, अन्य जैसे गरबा, घेरिया, डांगी। मटुकड़ी, ध्यान दीजिएगा, कौन सा? मटुकड़ी, सिद्धि धमाल और तिम्पानी और छुड़ो। ठीक है ना। रेंचू गमा सिक्किम में, रेंगमा नागालैंड में और चांगशांग नागालैंड में आपका होता है। ठीक, चलिए राय की बात करेंगे मध्य प्रदेश में। और हुली वेश की बात करेंगे कर्नाटक में। और गोटीपुआ की बात करेंगे उड़ीसा में। कोलकली की बात करेंगे केरल में आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को प्रसिद्ध बैंड द बीटल्स के साथ कोलैबोरेट करने का श्रेय दिया जाता है? तो पंडित रविशंकर के द्वारा। ठीक है ना, आगे चलेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न, द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? तो ये किसका था? देखिए, द अनफॉरगेटेबल्स किस गजल गायक के अर्थशास्त्रीय संगीत का संग्रह था? तो जगजीत सिंह का। किसका? जगजीत सिंह का। गजल के राजा थे ये। और गजल गान की शुरुआत करते हैं हज़रत अमीर खुसरो, खड़ी बोली के जनक थे। और तोता ए हिंद। ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए, हॉकी की गेंद का मानक वजन कितना होता है? तो 163 ग्राम से लेकर 156 ग्राम तक होता है। जिस पिच पर हॉकी खेली जाती है, पिच सीमा कितनी होती है? लंबाई इसकी 9.14 मीटर और चौड़ाई इसकी होती है 55 मीटर। ठीक, अगर बात करूं गोल पोस्ट की तो ऊंचाई इसकी होती है 2.14 मीटर और चौड़ाई होती है 0.05 मीटर। कबड्डी की बात करें तो पुरुषों के मैदान की लंबाई 13 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होती है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ की स्थापना 2004 में होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जयपुर में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, कबड्डी प्लेयर कितने होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं। और समय इसका 40 मिनट तक होता है। महिलाओं के मैदान की सीमा 12 मीटर होती है और चौड़ाई 8 मीटर आपकी होती है। कितनी? 12 मीटर और 8 मीटर आपकी होती है। ठीक है, इतना याद कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए, बॉल बैडमिंटन के खेल में गेंद का क्या रंग होता है? तो इसमें कैसा? पीला होता है, ऊन का बना होता है। ठीक है ना। इसकी वजन की बात करें तो 22 से 23 ग्राम तक होती है। इसका व्यास 5 से लेकर 5.5 सेंटीमीटर तक होता है। रैकेट वजन की बात करेंगे 200 से 250 ग्राम तक होता है। इसकी लंबाई 63.70 सेंटीमीटर होती है। और बैडमिंटन नेट की ऊंचाई 5.1 फीट आपका होता है। अगला क्वेश्चन,
भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, आपको ये बताना है। तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया था? 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है ना। कब मनाया था? 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे चलेंगे, आगे देखिए, आगे देखेंगे हिरोशिमा दिवस आपको बताना है। हिरोशिमा दिवस, भाला फेंक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है ना, ये आपको बताना है। और ठीक ध्यान दीजिएगा, 6 अगस्त को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस कब? 6 अगस्त को मनाया जाता है। अगर भाला फेंक दिवस की बात करें 7 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था उस समय। और चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे 12 अगस्त की बात करें, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 14 अगस्त की बात करें तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगर 15 अगस्त की बात करें स्वतंत्रता दिवस भारत में मनाया जाता है। और 20 अगस्त की बात करें तो सद्भावना दिवस राजीव गांधी, ठीक है ना। और 23 अगस्त की बात करें राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। और 29 अगस्त की बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस यानी मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। ठीक, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखिए पाकिस्तान में हर वर्ष 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब, कितने अगस्त को? 14 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये आप कर लीजिएगा। 8 अगस्त की बात करें भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 13 अगस्त की बात करें विश्व अंगदान। और 19 अगस्त की बात करें विश्व मानवतावादी दिवस। और 23 अगस्त की बात करें राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। वाटर शेड विकास के लिए एक उदाहरण बनने वाला एक छोटा सा गांव रालेगढ़ सिद्धि महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो अहमदनगर में आपका हो जाएगा। इंटीग्रेटेड वाटर शेड यहाँ पर आपका हो जाएगा। इसका उद्देश्य 2027 तक 55 मीटर हेक्टेयर वर्षा सिंचित भूमि को कवर करना है, ठीक है ना। ये में बात करेंगे, यहाँ पर अन्य हरियाली केंद्र सरकार की होती है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। चंद्रताल आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन सा? चंद्रताल आर्द्र भूमि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि की बात करें तो पोंग बांध रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में, तमारा झील उड़ीसा में, यशवंत सागर मध्य प्रदेश में, और चित्रागुड़ी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, साल बुद्ध आर्द्रभूमि यूके में यानी उत्तराखंड में, ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में, और काजीरंकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। पुथुमई पेन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो तमिलनाडु द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। लॉन्च कब होती है? सीएम ऑफ तमिलनाडु के द्वारा यानी के स्टालिन के द्वारा शुरू होती है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूलों उच्च शैक्षिक संस्थानों में लड़कियों की संख्या को बढ़ाना है, ठीक है ना। यानी 6 से लेकर 12 क्लास की लड़कियों को 1,000 रुपये उनके खाते में डाला जाएगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। उद्देश्य राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रतिमाह 1,000 रुपये भुगतान किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में युवा 2.0 योजना शुरू की है। यह 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों के लिए एक प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम आपका हो जाएगा। घोषणा की बात करेंगे 2 अक्टूबर 2022 को होता है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। युवा की बात करेंगे यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स की बात करेंगे। यहाँ देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत के 75 योजना, मतलब भारत के लिए है आपका, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे भारत 75 योजना आज़ादी अमृत महोत्सव का हिस्सा है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। स्वनिधि से समृद्धि योजना 12 अप्रैल 2022 को आती है। स्वनिधि से समृद्धि योजना कब आती है? 12 अप्रैल 2022 को। और श्रेष्ठा योजना सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा आती है 3 जून 2022 को। अग्निपथ योजना कब आती है? 14 जून 2022 को आती है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना कब आती है? 14 जून 2022 को आती है। और RMP रैंप योजना कब आती है? 30 जून 2022 को आती है। PM श्री योजना कब आती है? 5 सितंबर 2022 को। युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय द्वारा आती है 2 अक्टूबर 2022 को। और
टेली मानस आती है कब? 10 अक्टूबर 2021 को आती है। और मिशन लाइफ पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात से 20 अक्टूबर 2022 को आती है। और डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा आती है 16 नवंबर 2022 को। और अमृत भारत स्टेशन योजना रेल मंत्रालय द्वारा आती है 27 दिसंबर को आती है। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। किस फुटबॉल टीम ने सैफ U20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो बांग्लादेश आपका हो जाएगा। हराया किसको? नेपाल को 4-1 से हराया, मेजबान नेपाल था। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो ये आपका महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? और कितने जिले होंगे? 7 जिले आपके होंगे। लद्दाख का उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा के लिए, और वर्तमान में कितनी यूटी? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक की पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने? तो जूडो में आपका हो जाएगा। ठीक, और पेरिस में पुरुषों के लिए 60 केजी एक श्रेणी में कांस्य पदक आपका हो जाएगा। अंडर 19 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता? तो कौन से जीता? ज्योति बेरवाल ने जीता। किसने? ज्योति बेरवाल ने जीता। 76 केजी फ्री स्टाइल वर्ग में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो जेवलिन थ्रो में जीते। किसमें? जेवलिन थ्रो में जीते। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इंग्लैंड करेगा। ठीक है ना, और 11 से 15 जून ठीक आपका हो जाएगा लॉर्ड्स स्टेडियम में आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यहाँ किस देश से संबंधित है? तो थाईलैंड से संबंधित है। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 1784 ईस्वी में की थी। फोर्ट विलियम कलकत्ता में स्थापित किया गया। उद्देश्य प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना। जी वारेन हेस्टिंग्स 1773-1785। भारत का पहला ईसाई मिशन संगठन श्री रामपुर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। 1930 में किसने दलितों को डिस्प्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर आपके हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएंगे। प्रथम विधि मंत्री प्रारूप समिति के अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 को ये बनाए गए थे। आर्टिकल 32 में अम्बेडकर संविधान के हृदय की आत्मा है। 1932 में पूना समझौता होता है गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच। बहिष्कृत हितकारिणी सभा स्थापना 1924 में आपका होता है मुंबई में। ठीक है, चलिए। ब्रिटिश शासन काल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है ना, कौन सा अधिनियम? शारदा अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है ना, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। बाल विवाह निरोध अधिनियम आपका 21 वर्ष, ठीक है ना, लड़के की उम्र होनी चाहिए और गर्ल्स की जो एज होनी चाहिए 18 वर्ष आपकी होनी चाहिए। ठीक, चलिए। राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो आपका हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। राधा स्वामी आंदोलन 1861 में। आगरा शिव दयाल खत्री आपके हो जाएंगे। आदि ब्रह्म समाज 1866 से कलकत्ता देवेंद्र नाथ टैगोर आपके हो जाएंगे। और साधारण में 1878 में आनंद मोहन बोस आपके हो जाएंगे। और दक्कन में एजुकेशन सोसाइटी 1884 से लेकर पूना पर MG रानोड आपके हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ध्यान दीजिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी? 1905 में महाराष्ट्र में। ज्योतिबा फूले की बात करें, सत्यशोधक समाज की स्थापना की इन्होंने। और अगर मैं स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करूं 1875 में आर्य समाज की स्थापना ये करते हैं। ठीक, आगे चलेंगे, आगे ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, राधाकांत देव थे। कौन थे? राधाकांत देव
ठीक, याद कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुमति भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। कौन संभालता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है, ठीक है ना। और आगे चलेंगे, आगे देखिए आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक है ना, आगे आपको बताना है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? तो कौन थे? वीवी गिरी थे 1969 से लेकर 1974 तक। और फर्स्ट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुनी गई थी। और ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट वीटो, ठीक है ना। डाकघर संशोधन विधेयक आपका होता है, ठीक। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल, याद कर लीजिएगा। सेकंड कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक। और ध्यान दीजिएगा, और फर्स्ट फीमेल कौन सी है? पीएम इंदिरा गांधी आपकी हो जाएंगी। फर्स्ट स्पीकर मीरा कुमार। और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज कौन हो जाएंगे? फातिमा बीबी, ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिए प्रश्न आपके लिए क्या हो जाएगा। तो प्रतिभा सिंह पाटिल हो जाएंगी। और फर्स्ट राज्यपाल सरोजनी नायडू। और फर्स्ट सीएम सुचेता कृपलानी आपकी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिमम एज, सबसे ज़्यादा एज में मतलब ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी एज सबसे ज़्यादा थी? तो आर वेंकट रमण। कौन? आर वेंकट रमण आपके हो जाएंगे। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। फर्स्ट दलित कौन से? डॉक्टर के आर नारायण थे। और सेकंड रामनाथ कोविंद आपके हो जाएंगे, ठीक। आगे चलेंगे, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक किसके द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं? याद कर लीजिएगा, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं, ठीक। ये आपका हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग अच्छी तरीके से। आपका क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को नामित किया जाता है, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा। राज्यसभा में 12 सदस्य आपके हो जाएंगे। और आर्टिकल 80 आपका हो जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम इसमें 250, इसमें वर्तमान में 245 है, ठीक है ना। याद करिए। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? तो घाना से संबंधित है। कहाँ से? घाना संबंधित है। 1997 से लेकर 2006 तक, ठीक। ये महासचिव रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। और 2001 में ये क्या करते हैं? शांति नोबेल पुरस्कार इन्हें मिलता है 2001 में। इनका निधन होता है 2018 में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में होता है। अगर यूएनओ की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और क्या हो जाएगा? यूनाइटेड नेशंस शब्द का प्रयोग फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति आपके हो जाएंगे, ठीक। चलिए, यूएनओ के 6 अंग आपके हो जाएंगे। कौन कौन से? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय न्यूयॉर्क आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क आपका हो जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र न्याय परिषद समाप्ति का हो जाएगा 1994 में, निलंबित न्यूयॉर्क में आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में, नीदरलैंड में। महासभा न्यूयॉर्क में। और सुरक्षा परिषद कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यो भी आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका हो जाएगा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को होती है। भारत को पोलियो मुक्त देश 27 मार्च 2014 को कहा गया, ठीक है ना। चलिए, स्तंभों को मिलान करना है। खनिज, यहाँ आपका खनिज है, यहाँ आपका भंडार क्षेत्र आपका हो जाएगा। बॉक्साइट की बात करेंगे। बॉक्साइट आपका क्या है? लोहरदगा, ठीक। और अभ्रक की बात करें, अभ्रक आपका क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा।
और कोयला की बात करें तो झुंझुनू आपका, और तांबा की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोयला की बात करें, इसको आप थोड़ा डिलीट करिए। कोयला की बात करें तो कोयला आपका आप सभी लोग जानते हैं झरिया यानी झारखंड में बहुत ज़्यादा होता है। तांबा की बात करें, तांबा आपका झुंझुनू में होता है। कहाँ पर? झुंझुनू में, आप मिला लीजिए। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ओडिशा आपका हो जाएगा, कालाहांडी कोरापुट, ठीक। और अभ्रक का कोडरमा झारखंड, नेल्लोर आंध्र प्रदेश, भीलवाड़ा राजस्थान आपका हो जाएगा, ठीक है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा अभ्रक भंडार है। कोयला पहली खदान भारत में 1774 में रानीगंज वेस्ट बंगाल में आपका हो जाएगा। झारखंड में झरिया, बोकारो, गिरहिट और करणपुर में आपका हो जाएगा। तांबा झुंझुनू राजस्थान में। मलंज खंड एमपी देश का लगभग 70% भंडार के साथ भारत का सबसे बड़ा तांबे का भंडार है, ठीक है ना। चलिए, भारत के पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। और भारत में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म, ठीक है, ये आपका हो जाएगा मुडप्पलम विंड फार्म, तमिलनाडु के नगरकोइल के मदुरई तक आपका हो जाएगा। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन तटवर्ती पवन फार्म आपका क्या हो जाएगा? इसकी क्षमता जो आपकी जो आपका मुप्पडल विंड फार्म है, इसकी जो क्षमता है ये 1500 मेगावाट की है। और विश्व का सबसे बड़ा तटवर्ती पवन फार्म चीन आपका मांझू पवन फार्म, क्षमता 7965 आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव नहीं रहा? तो गैर खाद्य अनाजों को बाहर रखा गया। हरित क्रांति फसल पैदावार वृद्धि आपकी होती है और उच्च उपज देने वाली किस्म आपका HVY के बीज आप हो जाएंगे। सिंचाई और सुविधाएं आपकी हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। भारत के प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के समूह की पहचान करें, ठीक। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, बिहार, असम और उड़ीसा आपका हो जाएगा। वर्षा आधारित फसल आपकी उर्वरक या कीटनाशक की कम आवश्यकता आपका हो जाएगा, ठीक। जूट आपका रेशा हो जाएगा, पौधे, तने, रिबन, बाहरी त्वचा आपकी हो जाएगी। विश्व, भारत, बांग्लादेश, चीन आपका, थाईलैंड आपका हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? तो निक्षालन के कारण होता है, ठीक। और लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान, उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम सर्वाधिक खेती कॉफ़ी की होती है, ठीक है ना। अगला देखिए प्रश्न क्या है कि शुष्क मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से विकसित होती है, जो विशेष शुष्क स्थलाकृत प्रदर्शित करती है, आपका ये हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मिट्टी 8 प्रकार की होती है और जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, पहाड़ी वन और शुष्क रेगिस्तानी और लवण क्षारीय पीठ आपकी दलदली हो जाएगी, ठीक। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत कुल जनसंख्या कितनी थी? लगभग 121 करोड़ आपका हो जाएगा, ठीक। ग्रामीण क्षेत्र में 833.5 मिलियन और शहरी क्षेत्र में 377.1 आपका हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व 382 आपका हो जाएगा, ठीक। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7% आपका हो जाएगा। लिंगानुपात 943 यूटी, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा राज्य केरल में 184 और हरियाणा में 879 यूटी, दमन दीव में 618 और पुदुचेरी में 1037 आपका हो जाएगा, ठीक। मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? तो न्यूनतम भंडारण प्रणाली अपनाई गई। कौन सी? न्यूनतम भंडारण प्रणाली अपनाई गई। आरबीआई में 200 करोड़ का गोल्ड विदेशी मुद्रा का भंडार बनाए रखना होता है। कम से कम 115 करोड़ रुपए का स्वर्ण भंडार आपका हो जाएगा। यहाँ पर 1115 आपका होगा, 115 सॉरी, यहाँ पे 115 हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक वर्ष 1955 में राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय स्टेट बैंक बन गया और जिसकी दुनिया में सबसे अधिक शाखाएं हैं? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आप क्या कहते हैं, ये कब बना था? गोरे वाला समिति के आधार पर जुलाई 1955 में बना था, ठीक है ना। आगे चलेंगे, आगे देखिए। भीम का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अप्रैल 2019 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया? तो बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया। कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा
SBI PNB 2019 में विलय होता है, मर्ज देना बैंक और विजया बैंक में मर्ज हो जाता है। ठीक, 2000 रुपये के भारतीय बैंक नोट छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? तो अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान दर्शाता है। ठीक, चलिए 500 के नोट पर लाल किला आपका हो जाएगा, ये बहुत पूछा जाता है। और 200 के नोट पर सांची का स्तूप आपका हो जाएगा, और 100 रुपये के नोट पर रानी की वाव हो जाएगी, और 50 रुपये के नोट पर हम्पी, ठीक है ना, और 20 के नोट पर एलोरा की गुफाएं हो जाएगी। ठीक, और 10 के नोट पर कोणार्क मंदिर आपका हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। और जब प्रकाश अभिलंब की अनुदिश आपतित होता है और हवा से होते हुए जल में प्रवेश करता है तो प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसमें? प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर मुड़ जाती हैं तो ये अपनी दिशा बदल लेती हैं। प्रकाश का अपवर्तन ध्यान दीजिएगा। जैसे ये मान लीजिए आपका कोई कांच का टुकड़ा है। ठीक, ये कोई कांच का टुकड़ा है, एक माध्यम आपका हवा है और एक माध्यम आपका कांच का टुकड़ा है। ठीक, ये आपका कांच का टुकड़ा, आप मान लीजिए इसको कांच का टुकड़ा है। ठीक, अगर कोई प्रकाश यहाँ से मान लीजिए यहाँ से पड़ी, ठीक है ना, यहाँ से पड़ी तो ऊपर देखेंगे एक जो माध्यम था हमारा विरल माध्यम था, लेकिन जब ये अंदर आएगी तो ये मान लीजिए ये आपका अभिलंब है। ठीक है ना, ये मान लीजिए आपका क्या है? अभिलंब है। तो क्या होगा? देखिए, इसको ऐसे जाना चाहिए, किससे? ऐसे जाना चाहिए, लेकिन यह क्या करती? अभिलंब की ओर थोड़ा क्या होती है? झुक जाती इस तरीके से। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, इसको आप कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। आगे देखेंगे, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल के निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल हैं, ये आपको बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा अपवर्तन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण का संयोजन आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। अब देखेंगे इंद्रधनुष वायुमंडल में मौजूद कैसे बनता है? जो 7 रंग आपके बनते हैं बिब्जियोर, या आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। क्या? ध्यान दीजिएगा, बैनियाह पिनाला। क्या? बैनियाह पीनाला। ठीक है ना, क्या? पीनाला। ठीक है ना, मतलब बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये याद कर सकते हैं आप। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि इंद्रधनुष जो होता है वायुमंडल में मौजूद पानी की छोटी छोटी बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण से बनता है। मतलब सूर्य का प्रकाश जब विक्षेपित होता है ना तो उससे बनता है, और प्रकाश के विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण यहाँ आकाश में विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। स्पेक्ट्रम में रंगों का क्रम विब्जियोर, बैगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल आपका होता है। ये मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए अनिवार्य है? तो आयोडीन आपका हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आयोडीन आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आयोडीन देखिए, थायराइड हार्मोन उपापचय, विकास और कई अन्य शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान कीजिए। तो ये आपका होमवर्क आप कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वातावरण में SO2 और NO2 की मात्रा अधिक होती है। आगे चलेंगे। अब देखिए, प्रोटीन को पचाने की बात करेंगे तो ट्रिप्सिन प्रोटीन के पाचन के लिए छोटी आंत में स्रावित होता है। यह अग्नाशय में निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजेन के अग्रगामी रूप में उत्पादित एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक, दौल उत्सव मुख्यतः ध्यान दीजिएगा किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में मनाया जाता है। ठीक, भारतीय ओलंपिक संघ के किससे संबद्ध है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबद्ध है। नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी कौन देता है? तो राष्ट्रपति देता है। कौन लेता है? देता नहीं है, कौन लेता है। ठीक, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? तो 1510 ईस्वी में किया गया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना
की गई थी 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य युद्ध के हिंदू देवता मुर्गन की अनुष्ठानिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा किया जाता है? तो आपका हो जाएगा कांवड़ी अट्टम, ठीक है ना, जिसे आप बर्डर नृत्य भी कहते हैं। ठीक, चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। अब भरतनाट्यम जो होता है तमिलनाडु में होता है कि मुद्राओं को चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम पर चित्रित किया गया है, ठीक है ना, जो मल लोक यानी सिक्किम लेच्चा समुदाय द्वारा, और नूपा नृत्य मणिपुर में। चिदम्बरम मंदिर कहाँ है? ये तमिलनाडु में, और इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में चोल शासक द्रविड़ शैली में होता है। मणिपुरी नृत्य का मुख्य विषय भक्ति होती और है। हक नृत्य त्रिपुरा में आपका होता है, याद रख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शस्योत्सव कर्नाटक में नवंबर दिसंबर के महीनों में मनाया जाता है? तो हुथरी आपका हो जाएगा। वार्षिक चावल फसल उत्सव, पद्दकल मकर संक्रांति उगादि आपका हो जाएगा। बैरामुंडी करागा वर महालक्ष्मी पूजा आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोपिन आपका हो जाएगा। सोलुंग अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। चिकन कालो गोवा, और ट्राइब्स अरुणाचल प्रदेश आदि आका नीसी बोरी बोकर और टैगिन ये आपके होते हैं। ये ट्राइब्स हैं, जातियां हैं एक तरीके से मान तो। गलदान और नामचोट संत चोंगड़ा और तिब्बत मंगोलिया लद्दाख में पाई जाती हैं, इसको लिख लीजिएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन। कौन सा देश वॉलीबॉल नियमों का, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल नियमों का पहला आधिकारिक संकलन लेकर आया और YMCA द्वारा प्रकाशित किया गया? तो अमेरिका आपका हो जाएगा। 1895 में विलियम जी मॉर्गन के द्वारा वॉलीबॉल को खेल बनाया और खेल के लिए मूल नियम लिखे। ठीक है, चलिए। और थॉमस कप एक क्या है? द्विवार्षिक आयोजन है। जो थॉमस कप है ना, ये एक द्विवार्षिक आयोजन है। थॉमस कप पहला टूर्नामेंट 1948-1949 में होता है और मलाया ने जीता। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम 2022 में पहली बार जीती और इंडोनेशिया को हराकर जीती। उबेर कप पहली बार आयोजन होता है 1956-57 के बीच और 3 वर्ष पर आयोजित होता है और 1984 के बाद से 2 वर्ष तक आयोजित हुआ। ठीक है, चलिए। उबेर कप 2024 की बात करेंगे, संस्करण इसका 30वां संस्करण है और आयोजन चेंगडू चीन में होता है। विजेता उपविजेता चीन इंडोनेशिया आपका हो जाएगा। थॉमस कप 2024 संस्करण 33वां संस्करण, आयोजन चेंगडू चीन में होता है। विजेता उपविजेता इंडोनेशिया होती है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 पुरुष एकल विजेता उपविजेता जोनाथन क्रिस्टी एवं लीसी फेंग थी। इंडिया ओपन 2024 में पुरुष महिला एकल विजेता कांग मिन ह्यूंग और ताइस इत्सु इंग थी। ठीक है ना। मलेशिया ओपन 2024 में पुरुष और महिला में, पुरुष में कौन थे? एंडर्स एंटोसेन थे और आन दे योंग थी महिला में। BWF सुधीर मन कप 2023 विजेता कौन थे? चीन था और उप विजेता दक्षिण कोरिया आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं, जिसमें 9 बौद्ध गुफाएं हैं जो 6वीं शताब्दी में विकसित की गई थी। ठीक है ना, ये बौद्ध गुफाओं का समूह है। खोज 1818 में होती है बाघनी नदी पर। ठीक, अन्य MP में उदयगिरी विदिशा, पांडव पंचमढ़ी, भीमबेटका भोजपुर और धर्मराजेश्वर मंदसौर और लोहानी मोंडू आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। बराबर पहाड़ी बौद्ध गुफा मंदिरों का घर बिहार में आपका हो जाएगा। एलोरा की दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना महाराष्ट्र में और हिंदू जैन के लिए आपका एलिफेंटा महाराष्ट्र में आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, किस भारतीय शहर को दक्कन की रानी के नाम से जाना जाता है? तो पुणे को जाना जाता है। किसको? पुणे को जाना जाता है। ठीक, पुणे। कुछ भारतीय शहर उपनाम, जैसे ताज का शहर आगरा को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में है। बोस्टन भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। संगम सिटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। काले हीरे की भूमि आसनसोल को पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। शांति का शहर वर्धमान पश्चिम बंगाल को कहा जाता है।
भारत में मंदिरों का शहर भुवनेश्वर उड़ीसा को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस अलपुझा केरल को कहा जाता है। गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु कर्नाटक को कहा जाता है। एशिया का डेट्रॉयट चेन्नई तमिलनाडु को। दक्षिण का भारत मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु को। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग कर्नाटक को। भारत की स्कूल कैपिटल देहरादून उत्तराखंड में। पहाड़ियों की रानी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल को कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। दक्षिण भारतीय फिल्म नृत्य कोरियोग्राफर के शिवशंकर ने 2010 में तेलुगु फिल्म मगधीरा में सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, सबसे पहले 1954 में से दिया गया था। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 गोवा में होता है। बेस्ट फिल्म गोल्डन पीकॉक को अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्टर प्यूरिया रेहमी सैम को दिया गया, फिल्म इंडलेस बॉर्डर्स के लिए दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस किसको दिया गया? मेलेनी टेरी को दिया गया, फिल्म प्रेटी ऑफ फूड्स के लिए, फूल्स के लिए। बेस्ट डायरेक्टर स्टीफन कोमांदेरेओ को दिया गया, फिल्म ब्लागाश लेसन्स के लिए दिया गया। स्पेशल जूरी अवार्ड ऋषभ शेट्टी को दिया गया, फिल्म कांतारा के लिए। ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार ड्रिफ्ट को दिया गया। बेस्ट वेब सीरीज OTT पुरस्कार पंचायत सीजन 2 को दिया गया। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार माधुरी दीक्षित को। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड माइकल डगलस को दिया गया। ठीक, निम्नलिखित गायकों में से किस गायक के नाम एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था दिसंबर 2022 तक? तो कुमार सानू के नाम था। ठीक है ना, आगे चलेंगे, आगे देखिए, आगे देखेंगे। 2015 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र क्या है? तो सीवरेज के बाद जल पूर्ति आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इसका शुभारंभ होता है 22 जनवरी 2015 को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा होता है। इसका उद्देश्य क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को भी बढ़ावा देना। किसको? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को भी बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करेंगे, इसका शुभारंभ कब होता है? 8 अप्रैल 2015 को होता है। ठीक, मुद्रा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी की बात करेंगे, इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान है। अटल पेंशन योजना की बात करेंगे तो इसका शुभारंभ होता है 9 मई 2015 को, वित्त मंत्रालय द्वारा होता है। और इसके अंतर्गत 18 से लेकर 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। अमृत योजना की बात करेंगे, इसका शुभारंभ कब होता है? 25 जून 2015 को होता है। अमृत अटल मिशन फॉर क्या हो जाएगा? रेजुवेशन एंड अर्बन आपका हो जाएगा, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने में 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में भी सभी के लिए घर बनवाने की योजना शामिल है। स्मार्ट सिटी मिशन की बात करेंगे तो स्मार्ट सिटी मिशन, इसका शुभारंभ कब होता है? 25 जून 2015 को होता है। और इसका उद्देश्य 100 शहरों का चयन कर विकास करना और सिंगापुर के सहयोग से आपका हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे तो इसका शुभारंभ 25 जून 2015 को होता है। और इसका योजना उद्देश्य 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। डिजिटल इंडिया मिशन की बात करेंगे, शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को होता है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया मिशन की बात करें, इसका शुभारंभ 15 जुलाई 2015 को होता है। और उद्देश्य इसका 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना आपका हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे, आगे देखिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करेंगे, इसका शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को की गई थी। और उसका उद्देश्य सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना।
सागर माला परियोजना, इसका शुभारंभ 31 जुलाई 2015 को होता है। उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना हो जाएगा। उदय योजना की बात करें, इसका शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा होता है। योजना उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना आपका हो जाएगा। उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड आपका हो जाएगा। ठीक। भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया? तो 2015 में शुरू किया गया, इसको भी लिख लीजिएगा। आगे 17 फरवरी 2024 को इसरो द्वारा GSLV F-14 रॉकेट की मदद से किस मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो इनसैट 3DA को लॉन्च किया गया। इसरो लॉन्च आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया आधुनिक मौसम सैटेलाइट आपका ये हो जाएगा। ठीक। आगे चलेंगे, आगे देखिए। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना? तो फ्रांस बन गया है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए, डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है? तो फ्रांस आपका बन गया है। कौन सा? फ्रांस बन गया है। ठीक, चलिए। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? तो दिस मोमेंट ने जीता। किसने? दिस मोमेंट ने जीता। एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट्स के लिए टेलर स्विफ्ट को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार विक्टोरिया मोनेट और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और बेस्ट पॉप सोलो आपका परफॉर्मेंस हो जाएगा माइली साइरस आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ओलेग कोनोनेंको ने बनाया है। ठीक है ना। और भारतीय मूल की अंतर्राष्ट्रीय यात्री सुनीता विलियम्स 322 डे तक। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। केंद्र ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 3 करोड़ रुपए कर दिया। कितना? 3 करोड़ रुपए कर दिया। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? तो रंजना प्रकाश देसाई आपकी हो जाएंगी। कौन? रंजना प्रकाश देसाई। ये विनय रावत हो जाएंगे। और सेकंड हमारी कौन है? मतलब यस कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश है रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है ना। आगे चलेंगे। वायुसेना द्वारा अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया? तो जैसलमेर में किया गया, राजस्थान वायुसेना। सदा तकनीक 2024 भारत सऊदी अरब बीकानेर थल सेना। और डेजर्ट साइक्लोन 2024 में आता है भारत UAE थार रेगिस्तान थल सेना आपका हो जाएगा। ठीक। बंगाल में नील की खेती के कारण 1859 में विद्रोह शुरू हुआ था। विद्रोह नेता दिगंबर विष्णु विश्वास ने किया था। ठीक है ना। विद्रोह कारण जबरन नील की खेती करना, कम मूल्य पर खरीदा जाना। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। आगे देखिए आपके लिए क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? भू राजस्व नीति के खिलाफ किया गया था। बाल एवं ध्यान दीजिएगा इसमें बंगाल एवं बिहार में। ठीक है ना। आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, वेलुथम्पी त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप में फांसी दी गई थी। वेलुथम्पी आपके हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1867 में की गई थी। महाराष्ट्र केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर आत्मा राम पांडुरंग, अन्य सदस्य महादेव गोविंद रनाडे, GP भंडारकर आपको हो जाएंगे। नारायण चंद्रावारकर आपके हो जाएंगे। उद्देश्य एकेतेश्वरवाद, जाति प्रथा का विरोध, विवाह की आयु में वृद्धि, स्त्री और पुरुष, विधवा विवाह, रूढ़िवादिता से मुक्ति आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य सूतक समाज, सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना की? तो किसने की थी? आपके ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। बुक गुलामगिरी 1873 में महाराष्ट्र समाज के कमजोर वर्गों को शोषण एवं उत्पीड़न को आज़ाद करना था। ठीक है, चलिए। किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? तो राजा राम मोहन राय आपके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का पिता।
ठीक है ना। राजा की उपाधि अकबर सेकंड को, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत, 1815 में आत्मीय सभा होती है, ठीक है ना। चलिए इसको आप बाद में देखेंगे, आगे चलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में किया गया? तो भाग 4 में किया गया। आर्टिकल 36 से लेकर 51 में आयरलैंड से लिया गया है। और डीपीएसपी का उद्देश्य जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधानों को, ध्यान दीजिएगा, निहित प्रावधानों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका लिए क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए। संविधान के अनुच्छेद 40 जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से एक को प्रतिस्थापित करता है, में एक निर्दिष्ट किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो आर्टिकल 40 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। भारतीय संविधान में कार्य की, ध्यान दीजिएगा, कार्य की क्या हो जाएगा, कार्य की न्यायसंगत मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपका रखा गया है, ठीक। तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, मैं आपको थोड़ा बता दूं एक चीज़, ये आपका पार्ट 1 हो जाएगा। पार्ट 1 मतलब कि पार्ट 1 हो जाएगा, मतलब 11 से लेकर 15 तक का जो आपका प्रैक्टिस सेट है, इसका पार्ट 1 आपका ये हो जाएगा। और पार्ट सेकंड में इसका पूरा का पूरा कंप्लीट हम कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे दोस्तों जय हिंद, जय भारत।